हेलो एवरीवन। हम लोग टॉपिक करने जा रहे थे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तो हम लोग प्योर रोलिंग के बारे में और रोलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब भी बॉडी कोई इस तरीके से किसी सरफेस पे रोलिंग मोशन करती है, ये तो प्योर रोलिंग के केस में हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ जो सरफेस है और इसका जो व्हील का कांटेक्ट पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन काम करेगा जब ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी हो रही है और ये ट्रांसलेट भी हो रही है VCN से आगे जा रही है। ठीक है, इस तरीके से मोशन हो रहा है प्योर रोलिंग मोशन। तो यहाँ पर सारी कंडीशन हम लोग जान चुके हैं। रोलिंग मोशन है क्या, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन acting on the bottommost point of the rolling body bottommost point of the rolling body is defined as rolling friction in case of pure rolling। ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में अलग होता है। रियलिटी में प्योर रोलिंग एक आइडियल केस है, हम कह सकते हैं आइडियल केस है, और रियलिटी में क्या होता है वो हम अलग देखेंगे। ये एक आइडियल केस है। तो हमारा जो प्योर रोलिंग है उस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करता है वो या तो जीरो फ्रिक्शन होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसकी टेंडेंसी या तो आगे जाने की होगी या फिर इसकी टेंडेंसी इस पर पीछे जाने की होगी। स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होगा बट ये इंटेंडिंग मोशन है, बट ये स्लाइड नहीं कर रहा है। एक्चुअली में वेलोसिटी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इस व्हील के कांटेक्ट पॉइंट की जीरो है। तो टेंडेंसी इसकी आगे जाने की है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और अगर इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। प्योर रोलिंग के केस में या तो फ्रिक्शन जीरो होगा, टेंडेंसी या तो किसी भी तरफ जाने की नहीं है तो फ्रिक्शन जीरो होगा, और अगर टेंडेंसी जाने की है किसी भी डायरेक्शन में तो उसके अपोजिट फ्रिक्शन काम करेगा। तो रोलिंग के केस में इसीलिए कहा जाता है जनरली हम लोग फ्रिक्शन की डायरेक्शन न भी डिसाइड कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में रेंडमली चूज कर लें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। फिर जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू सॉल्व करके आएगी, अगर वो पॉजिटिव आती है तो हमने जो चूज की है वो वही डायरेक्शन है, अगर वो नेगेटिव आती है तो डायरेक्शन उसके अपोजिट मानी जाएगी, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, सॉरी। तो ये है इसका कहानी। तो रोलिंग फ्रिक्शन है क्या एक्चुअली में? व्हेन ए बॉडी इज इन ए प्योर रोलिंग मोशन देन द फ्रिक्शन acting on the rolling body on the bottommost point of on the its bottommost point is defined as rolling friction and it is a static friction। इसका नेचर कैसा है? दिस इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग के केस में, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है और मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो जीरो से कहीं कहीं तक भी लाई कर सकता है। तो कहने का मतलब यही हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा। वो जीरो भी हो सकता है या जीरो से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब आता है जब स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली होती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जा सकता है, स्लाइडिंग टेंडेंसी तक जा सकता है। उससे ज्यादा होगा तो टेंडेंसी स्लाइडिंग क्या आ जाएगी, बट स्लाइड कर नहीं रहा है। इसका मतलब है रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? एक स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि एक्ट करता है रोलिंग बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, जो भी वो सरफेस के कांटेक्ट में है। डायरेक्शन के लिए हमने बताया किसी भी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन रोलिंग के केस में डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बट करना ही है तो बहुत सारे केसेस में हम लोग करते ही हैं। लेकिन कहीं नहीं कर पा रहे हैं, करते ही हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। कभी कभी हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, और वो हमारे सॉल्यूशन से पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में एक्चुअली वर्क कर रहा है। ठीक है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में वर्क देन जीरो होगा, ये हमने पहले बताया, इसलिए हम इसमें प्योर रोलिंग के केसेस में मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं। तो ये था हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब इसमें
रोलिंग फ्रिक्शन के केस में यही चीजें हैं मेन। ये प्योर रोलिंग है हमारी, और स्लाइडिंग का केस हमने बता ही दिया अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा एक्चुअल में होता क्या है, अगर ये आइडियल केस ना लें तो होता ये है, जैसे टायर या कोई भी रोलिंग बॉडी है और जो सरफेस है उसके बीच में एक्चुअली डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। तो ये रियल केस है, रियलिटी में जो होता है। तो डिफॉर्मेशन किस तरीके से आते हैं देखिए, जैसे कोई ट्रक है उसका व्हील है, कोई भी ऑटोमोबाइल है, तो इस तरीके का कुछ कहानी होती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो इसका काम करेगा वेट mg, वो देखिए नीचे की तरफ है, और नॉर्मल रिएक्शन ये काम करेगा, और फ्रिक्शन या तो इधर काम करेगा या इधर काम करेगा, किसी भी डायरेक्शन में। ये फ्रिक्शन ले लिया, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, एक ही लाइन के अलॉन्ग है। ये देखिए अपोजिट और अपोजिट है, इक्वल भी होंगे। अगर हम डायनामिक्स लगा दें तो ये इक्वल भी है हमारे। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो होता है, बट कहानी होती क्या है, ये एक्चुअल में जो होता है वो सरफेसेस या फिर जो अपनी नीचे की सरफेस है या फिर ये व्हील की सरफेस है, ये क्या हो जाती है, थोड़ा डिफॉर्म हो जाती है, डिफॉर्मेशन होता है। तो रोलिंग के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर हम रियलिटी में देखें तो ये इस तरीके का कुछ होगा। ये तो सरफेस जो है वो थोड़ी सी बल्ज हो जाती है इस तरीके से। ये है हमारी सरफेस, इस तरीके से कुछ कहानी बनती है। ये होता है। तो जहां पर भी ये रोलिंग बॉडी है वो सरफेस को थोड़ा सा हल्का, ये माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटा हम कह सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक भी है, माइक्रोस्कोपिक भी है। फ्रिक्शन का केस हम जानते हैं माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है। तो ये थोड़ा सा दबेगा, इधर बल्ज करेगा। तो अब जो यहाँ पर ये चूंकि रोल कर रहा है आगे की तरफ ओमेगा स्पीड से, ये इधर का पार्ट उठेगा, आगे बढ़ेगा। ये इस तरीके का है, बहुत विजुलाइज करने वाली चीज है, मन की आंखों से देखने वाली। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अपना वेट था, और इस वेट की जो डायरेक्शन होगी ऐसे इस तरीके से कुछ, क्योंकि ये टपल कर रहा है आगे की तरफ, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये सेंटर से जाएगा, यही वेट इधर होगा। ये थोड़ा फिगर बनने में उस तरीके का अच्छा नहीं है बन पा रहा, बट समझने के लिए। और इस नॉर्म जो अपने कांटेक्ट फोर्स के जो कंपोनेंट जो होते हैं, एक नॉर्मल होता है और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो इस तरीके का कुछ ये सिनेरियो बनता है, ठीक है। और अब क्या होगा, अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहां से नहीं पास हो रहा, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ रोटेशन इस डायरेक्शन में क्रिएट करा देगा। तो ओमेगा स्पीड से तो आगे तो जा रहा है, बट ये क्या करेगा, इसकी स्पीड को कम कराना चाहेगा। तो ये एक्चुअल में रियलिटी में ऐसे रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, और इसका भी इसके अबाउट कुछ होगा। बट ये स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के हमेशा कम होगा, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन, ठीक है। और म्यू एन से भी ये बहुत कम है, और म्यू ऑलरेडी 1 से छोटा है, तो एन से काफी छोटा हो जाएगा ये। तो इसका टॉर्क जो ऐसे बनेगा क्लॉकवाइज वो कम बनेगा, बट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क ज्यादा बनेगा। तो बॉडी जो रोटेट कर रही है आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, रोलिंग मोशन करते हुए, तो उसमें इसका जो ओमेगा स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी, वो डिक्रीज करती जाएगी। मतलब रोटेशनल मोशन को ये कम कराएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा के। तो इसका अल्फा जो है एंगुलर एक्सीलरेशन वो डिक्रीज करता जाएगा। इस तरीके से ये स्लो होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी। तो कहने का मतलब ये अपना आइडियल केस इस तरीके का कुछ बनता है, ठीक है। ये फ्रिक्शन होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, अपना वेट। अब ये इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा, ये इस तरीके
नीचे का पोर्शन इस तरफ को उठता है तो इधर कोई फोर्स नहीं होता, ये आगे की तो हमेशा टपल करने की कोशिश करेगा, तो वेट हमेशा इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, तो हमेशा इस कांटेक्ट पॉइंट के उससे वेट पास होगा। तो ये टोटल रिएक्शन और ये वेट एक डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, तो नेट फोर्स वो इस डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। और इसका कंपोनेंट ये होगा, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, ऐसे mg के 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस में हम कैसे उस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। यहाँ थ्योरी में क्या जानने के लिए है, ये रियलिटी में क्या होता है वो हम जानना चाहते हैं। तो इस तरह इस समय क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं। जब भी डिफॉर्मेशंस होते हैं तो फिर एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डिफॉर्मेशन या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते रियलिटी में। बट जो हमने कहा कि अगर परफेक्टली रिजिड बॉडीज हैं, जो कि ज़्यादातर वही केस होते हैं, ज़्यादातर क्या हम उसी के लिए एक्चुअली हमारा फोकस कहाँ होता है, आइडियलिज्म पे, ठीक है। परफेक्टली रिजिड बॉडीज हैं और प्योर रोलिंग काम हो रहा है, उसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसी पे क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरी के लिए ये समझना जरूरी था, थ्योरी में कुछ अगर कहीं ऐसा पॉइंट पूछ दिया जाता है इस टॉपिक पे तो उस पर ये बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको थ्योरी में एक आध क्वेश्चन बना सकते हैं। बट न्यूमेरिकल के लिए हमारा यही केस होता है, प्योर रोलिंग का केस। रिजिड बॉडीज होती हैं परफेक्टली, और कोई यहाँ पर हम मान के नहीं चल रहे हैं कि ऐसा बल्जिंग हो रहा है या ऐसा डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें होंगी। तो ये हमारा था रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीजें, ओके। प्योर रोलिंग का केस हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन कैसे काम करता है, और डायरेक्शन हमने बताया। डायरेक्शन हम बता भी सकते हैं एग्जैक्ट, और कभी कभी मुश्किल भी होता है तो हम चूज कर लेंगे किसी भी डायरेक्शन। जैसे हम कहें हाँ कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर दिस ड्राइंग इज वेरी गड़बड़। जैसे मान लेते हैं ये ऐसे केस हमने एक लिया और ये ऐसे इस तरीके से एक बॉडी इस पे रोल करती हुई जा रही, दिस, ठीक है जी। ये एक कोई रोलिंग बॉडी है, व्हील है, सिलेंडर है, बॉल है, तो इसको मैंने यहाँ से फ्रीली ड्रॉप किया, यहाँ पे इस पे रख के और इसको छोड़ दिया यू स्पीड से। तो अब हम कैसे बताएं कि इस पर जो है फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड, इस अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको जानने के लिए क्या है, इसको जब हम ऐसे सिंपली यहाँ से इसको छोड़ेंगे रेस्ट से, तो होगा क्या, हम टेंडेंसी पहचानने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है टेंडेंसी, कि इस बॉडी की जनरल टेंडेंसी है क्या। इस बॉडी की जनरल टेंडेंसी है इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की, क्योंकि इस पे जो अपना इसका वेट होगा mg, तो इसका अपना mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, ये काम करेंगे, ठीक है। इधर नॉर्मल रिएक्शन n वो mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, और ये जो फोर्स है इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो इसकी जनरल टेंडेंसी होगी क्या, इनिशियली जनरल टेंडेंसी इसकी स्लाइड करने की होगी, और यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो जाएगी सरफेस के बीच में, तो ये स्लाइड होने नहीं देगा, तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये तो इसको रोटेट नहीं करा सकता क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही जा रहा है, ये भी नहीं करा सकता, ये भी नहीं करा सकता, तो बचा कौन, फ्रिक्शन। अब अगर ये इधर को रोटेट कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर होना पड़ेगा, इसको ऐसे रोटेट करा देगा, ठीक है, तो रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है बट इधर काम कर रहा है। तो जनरल टेंडेंसी पहले क्या है इसकी, इसके ऊपर स्लाइड करने की है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की ओर, और ये फ्रिक्शन इसको रोटेट करा देगा तुरंत, और ये आगे रोटेशन में बढ़ता चला जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, रोटेशन स्पीड, ठीक है। तो ये था हमारा। अब अगर हम कहें कि ये हमारा ऐसे सरफेस है और हम इसके ऊपर एक साइकिल रखते हैं,
बहुत अच्छी तो ड्राइंग नहीं है, बट कोशिश करूंगा मैं कि बन जाए। इस तरीके से कुछ ये हमने गद्दी वद्दी लगा दिया, इधर कुछ हैंडल वैंडल ऐसे कुछ बना दिया, और बाकी आप समझ लो क्या है कैसे है। यहाँ पर आप बैठे, तो यहाँ पर कुछ पैडल वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। इस पे आप पैडलिंग कर सकते हो। अब देखिए, इस पे आप अभी पैडलिंग नहीं कर रहे हैं। पैडलिंग नहीं मतलब पेडल को आप चला नहीं रहे हैं, फ्रीली इसको छोड़े हुए हैं, पेडल से अपने फीट्स को हटाए हुए हैं। तो जनरल टेंडेंसी हमारे इस व्हील की क्या है और इस व्हील की क्या है, नीचे स्लाइड डाउन करने की। तो फ्रिक्शन दोनों पे कैसा काम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। इसने क्या किया, पेडलिंग स्टार्ट कर दी। अब पेडलिंग में आप जानते हो यहाँ पर एक व्हील होता है, उसके फिर यहाँ एक और होता है, इस पे ऐसे चेन चढ़ी होती है इस तरीके से। तो ये करता क्या है, इसको रोटेट कराता है, रोटेशन देने की कोशिश करता है। तो इसका रोटेशनल टेंडेंसी बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। किधर को उल्टा बना दिया मैंने, इधर को, ठीक है, ऐसे। अब देखिए क्या होगा चेंज। ये जैसे ही इसके रोटेशन टेंडेंसी को ऐसे तेज करना चाहेगा, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट व्हील का है वो रोटेशन की वजह से इस सरफेस को पीछे की तरफ पुश करेगा। और अगर ये रोटेट होना ही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है और इस पे चल रही है साइकिल स्मूथली, तो ये जब ये कांटेक्ट पॉइंट इसको पीछे की तरफ धक्का देगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, सरफेस का आगे की डायरेक्शन में। तो इन द पेडलिंग, जब हम पेडलिंग कर रहे हैं तो उस समय फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो इधर होगी। लेकिन इसको तो मैं रोटेट कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसकी जनरल टेंडेंसी क्या है, वही है, इस पर यही लगेगा। तो ये एफ आगे की तरफ इस पे और इस पे पीछे की तरफ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होंगे। का मैग्नीट्यूड होगा कुछ 0 से लेकर लिमिटिंग के बीच में, पता नहीं क्या है, नहीं जानते, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना फ्रिक्शन है। तो ये कहानी होती है कि टेंडेंसी से हम कैसे जानेंगे कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। पेडल करना बंद कर देंगे तो हमारी फिर जनरल टेंडेंसी क्या आ जाएगी, तो दोनों फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेंगे। यही केस होता है, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, किसी भी रोड पे बाइक ले जा रहे हैं, उसका एक व्हील दिखाया हमने, ये जो व्हील है बैक रियर व्हील है, ठीक है। और अभी हम एक्सीलरेटर को खींच नहीं रहे हैं, क्लच को दबा लिया, एक्सीलरेटर को छोड़ दिया, तो ये अपना बॉडी ऐसे जा रही है और फ्रिक्शन की जनरल अपनी क्या होगी, इस तरह के पीछे को लगेगा। जनरल टेंडेंसी स्ट्राइक करने की, हमने एक्सीलरेटर खींच दिया क्लच वच छोड़ के, तो ये ऐसे रोटेट कराएगा और तेजी से इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंट इस तरफ को धक्का देगा रोड को, तो रोड फ्रिक्शन किधर लगाएगी, इस तरफ। तो जब हम एक्सीलरेटर खींचेंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। और ये वाला फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील पे किधर, इस तरफ को। तो हम एक्सीलरेटर को ऐसा सेट कर लेते हैं, आप देखते हैं कभी कभी आप खुद बाइक अगर चलाएं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकते हैं फ्लैट रोड पे या किसी भी रोड पे, फ्लैट हो इंक्लाइंड हो। किसी समय कुछ टाइम के लिए आप देखते हो अपना जो स्पीडोमीटर होता है उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी भी आप बना सकते हो। उस समय हो क्या रहा होता है, आप एक्सीलरेटर लेते हो तो फ्रिक्शन इधर को इस पे काम कर रहा है और इस पे तो अपना इधर को काम कर रहा है, तो नेट फोर्स ऑन द होल बाइक इज 0। तो कांस्टेंट जो है वेलोसिटी से वो स्पीड पकड़ लेता है, चलता चला जाता है। उस समय एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, 0, क्योंकि नेट फोर्स 0। तो ये हमारा जो व्यू है समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा होता है उस समय। तो जनरल टेंडेंसी किसी भी केस में बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी टाइप ऑफ थ्योरीज होंगी, हर जगह ये हम जनरल टेंडेंसी चेक करेंगे या फिर और भी तरीके हैं हम देखेंगे भी, ठीक है। तो उस तरीके से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। नहीं पता है तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे किसी भी डायरेक्शन में रैंडम लेकर के, वो बाद में पता चल जाएगा किधर है। तो ये ऑल अबाउट था रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो कुछ हमने इनसाइट व्यू, अंदर की व्यू जो है देने की कोशिश की, आपको वो समझ में आनी चाहिए। तो ये ऐसे होता है स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग के केस में।
यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है नो वर्क, बट स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा कोई वर्क नहीं करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो हम लोग एनएलएम में पढ़ते हैं फ्रिक्शन के केस में। ठीक है, तो अभी तो हम रोलिंग चल रहे हैं तो वो अपना देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में कहानी हो गई। अब ऐसे भी केस हो सकते हैं कि कहीं पर पहचानने के लिए आपसे कह दिया जाए कि भाई बताइए किस तरफ फ्रिक्शन काम करेगा, कोई कोई ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए, कोई ऐसा, तो जनरल चीज हम देखने जा रहे हैं। कोई भी रोलिंग बॉडी है, आइदर इट इज बॉल, फुटबॉल, मतलब स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रिंग, डिस्क, कोई भी हो सकता है। सबके लिए एक ये है जनरल चीज कि मान लेते हैं ये जो है प्योर रोलिंग कर रही है बॉडी किसी सरफेस पे, और इस पे हमने एक फोर्स लगा रखा है। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, और यहाँ से ये इसका वेलोसिटी हमने दिखा दी सेंटर ऑफ मास की। इसकी रेडियस कुछ होगी कैपिटल आर, और हमने क्या किया, ये अपना एक डायमीटर हो गया, एक ये डायमीटर हो गया। एक जनरल केस बना रहे हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि ये जो डायमीटर है इससे कुछ डिस्टेंस अबव, यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया। ये फोर्स, ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं x डिस्टेंस। तो ये अगर x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे हमने इस पे फोर्स लगाया, ये प्योर रोलिंग मोशन अपना कर रहा है। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, और अल्फा जो है एंगुलर एक्सीलरेशन है इसका, और आगे की तरफ ये चल रहा है प्योर रोलिंग मोशन करते हुए। तो आप इसको देखिए, ये एक सरफेस है, ये इस पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगी, अभी हमने बताया। कभी भी रोटेशनल डायनामिक्स में हम तीन चीजें याद रखते हैं एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन करने के लिए। कंजर्वेशन लॉज तो हमें पता ही होने चाहिए कब कब अप्लाई होते हैं, सब एनएलएम में है। रोटेशनल मोशन में हमें एक तो रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिखनी होती है, और एक ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लिखनी होती है। जब भी बॉडी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है दोनों, तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन होगी एक रोटेशनल इक्वेशन होगी। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हम कर लेंगे उसको, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सिंपल सी। और कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है, वो सब डिफरेंट क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो तीन चीजें हमें बेसिक याद रखनी होती हैं रोटेशनल डायनामिक्स में। तो जो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है वो कहाँ पर कैसे एप्लीकेबल होता है, या तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, या किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट लगा सकते हैं। ये बातें कुछ हैं, वो सब हम डील करेंगे आगे। तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, वेज कंस्ट्रेंट है, नॉर्मल कंस्ट्रेंट, वो सब। तो वो कंस्ट्रेंट लगा करके बस तीन ही इक्वेशन, मतलब तीन चीजें ये होती हैं, ये अप्लाई करके हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये मेन फंडे दिमाग में रखने होते हैं। अब ये एक बॉडी है, इस पे नेट फोर्स कहीं भी लगे, यहाँ 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 यहाँ, तो हम न्यूटन्स लॉ तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और इसका मास मान लेते हैं हम लोग m है, इसका मास है m। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, m इंटू ए। मान लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना है, a है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है a, एक्सीलरेशन से जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन हो गई। नेट फोर्स F काम कर रहा है, और m इंटू ए। क्या नेट फोर्स F ही काम कर रहा है, या फिर और भी कुछ काम कर रहा है? फ्रिक्शन भी तो होगा। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमें मालूम नहीं कि किस तरफ है, तो वही चीज जानने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
पहले इस पॉइंट के बारे में देखते हैं, ये सब बाद में देखेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ गए, थोड़ा पीछे आते हैं। ये पॉइंट जो है, इसके पास दो मोशंस होंगे, एक रोटेशन की वजह से जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और एक ट्रांसलेशन की वजह से जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर ये बॉडी ए एक्सीलरेशन से आगे जा रही है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, इसको हम कह देते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, और एक एक्सीलरेशन होगा ड्यू टू रोटेशनल मोशन, तो ये हम कह देते हैं रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो भी एक्सीलरेशन है वो हर पॉइंट का सेम होगा इस डायरेक्शन में। हमने रोलिंग के केस में बताया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो सबसे पहले अगर विचार करें ट्रांसलेशन पे, तो हर एक पॉइंट ए ट्रांसलेशनल मोशन से इस तरीके से ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन से आगे जा रहा होगा, तो ये पॉइंट भी जा रहा होगा, इसका कितना होगा ए ट्रांसलेशनल। और दूसरा मोशन क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो रोटेशन मोशन की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा ए आर, वो हर पॉइंट पे होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा टेंजेंट की डायरेक्शन, और यहाँ भी होगा। तो ये रोटेशनल मोशन की वजह से चूंकि ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये पॉइंट किधर जा रहा होगा, इधर, ठीक है। तो ये एक एक्सीलरेशन इस तरफ को है। अब इस पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन अगर हमें निकालना है, तो नेट एक्सीलरेशन हमने मान लिया ए है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं ए टी माइनस ए आर। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को कैसे लिख सकते हैं यहां से देखिए, इस पे जो फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के किसी भी पॉइंट पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं एफ, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, अभी हमने बताया था, यहाँ पर एफ फोर्स लगाया, मास एम है, और ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मान लिया। केवल हम अभी कौन सा मोशन देख रहे हैं, टेंजेंशियल या ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो ए टेंजेंशियल कितना होना चाहिए, एफ बाई एम। रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में आप जानते हो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, आर इंटू अल्फा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए टेंजेंशियल एफ बाई एम माइनस आर अल्फा, आर अल्फा ए रोटेशनल, ठीक है। अब ये अल्फा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हम रोटेशनल मोशन की इक्वेशन जानते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। यहाँ से अल्फा को निकाल सकते हैं टाउ अपॉन आई। टाउ क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क अगर हम देखें, ये सेंटर है अपना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जो है इस फोर्स का कितना होगा, दिस एफ, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, ये डिस्टेंस एक्स है। तो टाउ को हम लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन आई, एफ एक्स अपॉन आई। और आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं एम इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। तो कहने का मतलब फाइनली हमारा ये क्या बना, एफ अपॉन एम माइनस आर इंटू अल्फा की वैल्यू आ गई एफ एक्स अपॉन एम के स्क्वायर। ये अपना, अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एफ बाई एम। एफ बाई एम हमने कॉमन लिया तो यहां पर बना 1 माइनस दिस इज आर एक्स अपॉन के स्क्वायर, एफ बाई एम कॉमन आर एक्स बाई के स्क्वायर। ये एक रिलेशन आया, नेट एक्सीलरेशन ऑफ दिस पॉइंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये एक्सीलरेशन है। अब इसी से हम यहाँ पर फ्रिक्शन काम कितना करेगा उससे हम इस फार्मूले से डिसाइड कर सकते हैं, फॉरवर्ड करेगा, बैकवर्ड करेगा, या कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा।
किसी भी केस में, चाहे वो डिस्क हो चाहे रिंग हो, सबके केस में हम इसी से एनालाइज कर सकते हैं। क्या हमने किया फिर से सुनते हैं। ये बॉडी है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया, यहाँ पर मान लेते हैं रेस्ट में रखी हुई, ठीक है। फोर्स लगाया तो ये ऐसे रोल करने लगी, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है और ट्रांसलेट भी करने लगी, ठीक है। फोर्स, नेट फोर्स जो लगा रखा है हमने एक्सटर्नल, वो F है, वो होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल लिया F/m, ठीक है। इस पॉइंट पे विचार हमने किया है। तो यहाँ पर जो भी एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा इस फोर्स की वजह से, वो हर एक पॉइंट का होगा, तो इस पॉइंट का भी एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। AT ही होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये भी चलेगा, सेंटर ऑफ मास भी AT से चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये हमने रोलिंग मोशन में समझ लिया था। अभी सरफेस पे हम विचार ही नहीं कर रहे हैं, सरफेस के फ्रिक्शन को निकालने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो एक्सटर्नल फोर्स पे विचार किया हमने, एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, बाहर से जो एजेंट लगा रहा है उसने इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया, A ट्रांसलेशन एक्सीलरेशन AT, F/m हो जाएगा सिंपल न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। अब चूंकि रोटेट भी कर रहा है तो टाउ इक्वल्स टू I अल्फा भी, ये सेंटर से किसी डिस्टेंस पे लग रहा है, अगर सेंटर की डायरेक्शन में लगता तो ये रोटेट नहीं करा पाता। अब सेंटर के अबाउट ये रोटेट भी हो रहा है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए रोटेट हो रहा है। तो वो कितना होगा, टाउ इक्वल्स टू I अल्फा, अल्फा यहाँ से टाउ बाई आएगा। अब टाउ इस फोर्स का कितना टॉर्क है, F इंटू ये x, ये सेंटर से डिस्टेंस, F की लाइन ऑफ एक्शन ये, और ये हो गई अपनी मोमेंट आर्म। तो अपना हो गया इस तरीके से, इनटू द बोर्ड टॉर्क हो गया I अल्फा, और टाउ की जगह Fx रख देंगे, ठीक है। अपना ये हो गया Fx अपॉन I, यहाँ से सिंपल निकाल लिया अल्फा, ठीक है। I की वैल्यू क्या रख सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसका जो I होता है वो m इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। कंप्लीट एक्सप्रेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन वाला कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा mk²। तो फाइनली ये हमने यहाँ पुट किया। तो इसमें इस पॉइंट में कौन कौन से एक्सीलरेशन आए, इस सरफेस की वजह से, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से और रोटेशनल मोशन की वजह से। तो ये पॉइंट चूंकि सरफेस पे है, इससे इसके साथ टच में है, किधर मोशन करने की कोशिश करेगा वो ये दोनों एक्सीलरेशन बताएंगे। ये ज़्यादा है तो आगे की तरफ करेगा, ये ज़्यादा है इससे तो ये पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब ये पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा, और अगर ये ज़्यादा हुआ AR से, टेंजेंशियल ये जो अपना ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन है वो रोटेशनल एक्सीलरेशन से ज़्यादा हो गया, तो ये पॉइंट स्लाइड करने की कोशिश करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड फ्रिक्शन हो जाएगा। और अगर ये रोटेशनल की वजह से ये वाला ज़्यादा है इससे, तो ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इधर चला जाएगा। अगर दोनों टेंडेंसी इक्वल है, दोनों ही एक्सीलरेशन इक्वल है, तो फिर नहीं आगे जाने की कोशिश करेगा ना पीछे जाने की कोशिश करेगा, प्योर रोलिंग करता हुआ, प्योर रोलिंग वैसे भी हो रही है ऐसे भी हो रही, करता हुआ चला जाएगा। टेंडेंसी कौन सी ज्यादा है ये अलग अलग हो सकती है। दिस पॉइंट सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है। नहीं कर रहा है वो, ये दोनों सेम होंगे तब भी नहीं कर रहा होगा, और मे भी ये दोनों सेम ना हो तभी भी नहीं कर रहा होगा, टेंडेंसी बना सकता है, ठीक है। ये दोनों सेम ना हो तब भी वो पॉइंट लॉक्ड रहेगा, तभी भी पॉइंट वो स्लाइड नहीं कर रहा है, बट इनके डिफरेंट होने की वजह से एक टेंडेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी कि स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है एक तरफ, और वो कौन कंपनसेट कर लेगा, फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन वो एक हद तक कर सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, उसके बाद फिर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो हम स्लाइडिंग केस ले ही नहीं रहे हैं, ये हम केवल अभी रोलिंग के केस में चल रहे हैं, ओके। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि डायरेक्शन किधर होगी। सिंपल हमने क्या किया, एक बॉडी ली, रोलिंग बॉडी, उसके ऊपर फोर्स लगाया, और ये कहानियां इसमें आ गई, और हम जानना चाहते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है। तो अगर आप देखें इससे
ये जो एक्सीलरेशन हमने क्या निकाला, AT माइनस AR, इससे इसको माइनस किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन को निगेटिव लिया, तो ये एक्सीलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया। तो ये जो पॉइंट P का एक्सीलरेशन जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर है, टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है इसकी, आगे की तरफ जाने की, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा। इसका मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इस तरफ, और अगर ये नेगेटिव है तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इस तरफ, और अगर ये जीरो है तो देयर इज नो फ्रिक्शन। प्योर रोलिंग तब भी हो रही है, प्योर रोलिंग होते हुए जा रहा है, प्योर रोलिंग हो रही होगी और फ्रिक्शन जीरो होगा, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, दोनों टेंडेंसीज इक्वल होंगी। कोई भी टेंडेंसी बढ़ने की कोशिश करेगी, रोटेशनल टेंडेंसी बढ़ने की कोशिश करेगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ट्रांसलेशनल टेंडेंसी बढ़ने की कोशिश करेगी, रोटेशनल कम होने की कोशिश करेगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन। बस सिंपल ये बताता है ये इक्वेशन, और कुछ नहीं है। इसका मतलब है 1 में से हम ये चीज माइनस किए, ये छोटी होनी चाहिए 1 से, अगर ये पॉजिटिव बनाना है तो, और ये 1 से छोटा होने का मतलब k स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए। तो जब भी k स्क्वायर इससे बड़ा होगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब भी k स्क्वायर इसके बराबर होगा तो 1 माइनस 1 जीरो, तो फ्रिक्शन जीरो, और जब भी k स्क्वायर, सॉरी लाइट इज गॉन,